नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके फास्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में चर्चा की थी। दोस्तों, जो प्रेसिडेंट है वो कार्यपालिका का हेड होता है। पिछले वीडियो में हमने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में देखा था कि जो कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद समस्त सदस्य शामिल होते हैं। उसमें से सबसे पहले अपन जो कार्यपालिका है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कार्यपालिका में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं। कार्यपालिका में सबसे पहला जो सदस्य शामिल होता है वो होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को हम दो भागों में पढ़ेंगे। सबसे पहले भाग में अपन राष्ट्रपति की जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया तो इसके बाद आपसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले दोस्तों अपन चर्चा करते हैं कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है और संसदीय शासन व्यवस्था के तहत दो प्रकार की सरकारें होती है। कितने प्रकार की सरकारें होती है? दो प्रकार की। एक होती है केंद्र में और दूसरी होती है राज्य में। केंद्र में भी क्या होती है? सरकार होती है। और राज्य में भी क्या होती है? सरकार होती है। ठीक है दोस्तों, दो क्षेत्रों में सरकार होती है। एक होती है केंद्र सरकार और दूसरी होती है राज्य सरकार। राष्ट्रपति को कार्यपालिका का हेड बनाया गया है। क्या बनाया गया है? हेड बनाया गया है, यानी प्रधान बनाया गया है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है। लेकिन एग्जामिनर थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को घुमा दे, ये पूछे कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्राइम मिनिस्टर होता है, यानी कि जो वास्तविक हेड होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन यहां पर जो कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उसके बाद अपन चर्चा करें कि जो राष्ट्रपति का पद है, ये पद अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका से राष्ट्रपति का पद लिया गया है। फिर उसके बाद अपन चर्चा करें कि जो भारत का राष्ट्रपति है इसकी तुलना किससे की जाती है, तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना जो ब्रिटेन का सम्राट होता है, इस पद की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। ब्रिटेन के सम्राट के समान ही भारत का राष्ट्रपति है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जैसे ब्रिटेन का सम्राट रबड़ की मोहर है, उसी प्रकार भारत का राष्ट्रपति भी क्या है? रबड़ की मोहर। क्योंकि जो वास्तविक प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है, जबकि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को बहुत ज्यादा शक्तियां दी गई है, लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग ये बहुत कम करता है, जबकि इन शक्तियों का सर्वाधिक प्रयोग प्रधानमंत्री और इसकी मंत्रिपरिषद करती है। तो तुलना ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। फिर बात आती है कि भारत गणतंत्र क्यों है। जब हमने संविधान की विशेषताएं पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि भारत गणतंत्रात्मक राज्य। गणतंत्र का मतलब ये कि यहाँ का राष्ट्रपति जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। क्योंकि जो भारत का राष्ट्रपति है वो वंशानुगत नहीं होता, बल्कि जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? निर्वाचित होता है। इसलिए भारत क्या है? गणतंत्र है। और गणतंत्र का जो फैक्ट है ये कहां से लिया गया है? ये फ्रांस से लिया गया। कहां से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से गणतंत्र शब्द को अपनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति का पद है वो कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। इसकी तुलना किससे की जाती है? ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। फिर भारत गणतंत्र है क्योंकि भारत का राष्ट्रपति क्या है? निर्वाचित होता है। और ये गणतंत्र जो शब्द है ये कहां से लिया गया था? फ्रांस से लिया गया था। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई राष्ट्रपति की बेसिक जानकारी की। अब अपन चर्चा करें कि जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति क्या वास्तव में उन शक्तियों का जो उसे संविधान प्रदान करता है उन शक्तियों का प्रयोग करता है? नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि जो शक्तियां संविधान के अनुसार सबसे शक्तिशाली कौन है? राष्ट्रपति है। लेकिन इन शक्तियों के जो वास्तविक
प्रयोग करता है वो प्रधानमंत्री करता है। यानी कि जो भारत का राष्ट्रपति है, जो भारत का प्रेसिडेंट है, वो क्या है, एक रबड़ की मोहर है। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले अपन चर्चा करें कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो संवैधानिक दृष्टि से क्या है, प्रमुख है, यानी देश का हेड है। क्या है, हेड है। देश का हेड किसे बताया गया है, संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रपति को बताया गया है। ये देश का प्रथम नागरिक होता है। देश का क्या होता है, प्रथम नागरिक होता है। अगर आपसे पूछे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो आपका जवाब होगा प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति होता है। फिर अपन चर्चा करें, जो राष्ट्रपति होता है, ये राष्ट्रपति क्या राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से करते हैं, क्योंकि वहां पर भी ब्रिटेन का सम्राट वंशानुगत होता है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति कैसा होता है, निर्वाचित होता है। तो ये इनका थोड़ा मामूली इनमें डिफरेंट है। अब अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 52 क्या कहता है, अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 53 यानी आर्टिकल 53 के तहत राष्ट्रपति में समस्त देश की समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होगी। देश की समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होगी। इन शक्तियों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे राष्ट्रपति कौन कौन सी विधायी शक्तियां हैं, राष्ट्रपति को कौन कौन सी न्यायिक शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की कौन कौन सी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं और कौन कौन सी शक्तियां आपातकालीन शक्तियां हैं। इन सब के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 53 में कार्य व शक्ति, राष्ट्रपति के कौन कौन से कार्य होंगे, राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्ति होंगी, तो इन सब का वर्णन आर्टिकल 53 में किया गया है। फिर बात आती है आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 में इसका निर्वाचन, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब इसमें जनता भाग नहीं लेती। राष्ट्रपति के चुनाव में जनता भाग नहीं लेती, जबकि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जैसे सांसद, विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई इनके चुनावों की। अब चुनावों को अपन समझते हैं कि किस तरह से इनके चुनावों में प्रतिनिधि भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चुनाव कैसे हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। संसद में जैसे अपन इसमें 4 बातों देते हैं, लोकसभा, फिर आती है राज्यसभा, फिर विधानसभा, फिर आती है दिल्ली, पुडुचेरी, J&K। वर्तमान में जम्मू कश्मीर को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर क्या बन गया, एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया, यूटी बन गया। अब इसमें कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं, तो सबसे पहले अपन चर्चा करें कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। अगर अपन चर्चा करें तो लोकसभा में और राज्यसभा में कुल 776 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 776 सदस्य होते हैं। जैसे लगभग 533 तो किसमें हो गए, किसमें, लोकसभा में। उसके बाद 233 किसमें हो गए, राज्यसभा में। ठीक है दोस्तों, तो ये और जो 12 सदस्य होते हैं वो मनोनीत सदस्य होते हैं, लेकिन 533 यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो संसद के 776 सदस्य इसमें भाग लेते हैं। लेकिन सबसे पहले अपन चर्चा करें कि ये सदस्य कैसे होंगे, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पुडुचेरी
जम्मू कश्मीर विधानसभा की क्या है, निर्वाचित सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली पुडुचेरी जो यूटी है इनकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव कैसे होगा? अप्रत्यक्ष रूप से होगा। जैसे जो 543 सदस्य लोकसभा से और 233 सदस्य कहां से होते हैं? राज्यसभा से। यानी टोटल कितने संसद के सदस्य हो गए? 776। विधानसभा की अपन बात करें तो 4120 सदस्य विधानसभा के जो विधायक होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। उसके बाद अपन चर्चा करें कि राष्ट्रपति में कुल कितने सदस्य भाग लेते हैं, तो राष्ट्रपति चुनाव में कुल 4896 सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जो आधार बनाया गया है वो राष्ट्रपति के चुनाव में 1971 की जनगणना को आधार बनाकर ये सदस्य चुने गए। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग लेते हैं? संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, यानी संसद में लोकसभा भी होता है और राज्यसभा भी। फिर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पुडुचेरी जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन चर्चा करें कि जो विधानसभाएं होती हैं, इन विधानसभा में 4120 कैसे हो गए? तो 4020 तो किसमें होते हैं? 4020 तो विधानसभा के, और 100 सदस्य लगभग 105, तो ऐसे सदस्य 4120 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। कुल 4896 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इन दिल्ली पुडुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में कब शामिल किया गया? तो दिल्ली व पुडुचेरी को राष्ट्रपति चुनाव में 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, शंकर दयाल शर्मा के चुनावों के समय पहली बार दिल्ली व पुडुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। कब दी गई? 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। ठीक है दोस्तों, अब अपन चर्चा करते हैं कि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रणाली है उसका उल्लेख अनुच्छेद 55 में किया गया है, और निर्वाचन प्रणाली क्या होती है और किस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली होती है वो होती है एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मत प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव होता है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मत प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव होता है। अब राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा इसमें कौन कौन सदस्य भाग लेंगे, हमने ये देख लिया कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली पुडुचेरी जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये हमने देख लिया। अब अपन चर्चा करते हैं कि जो राष्ट्रपति के चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है दोस्तों, अब किस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होगा ये इसकी मत प्रणाली है। इसे हम एकल स्थानांतरणीय विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एकल स्थानांतरणीय मतलब देना। एकल स्थानांतरणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब किस आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होगा? तो हमने देखा इसमें जो लोकसभा होती है और जो
राज्यसभा होती है, इनके सदस्य भाग लेते हैं 776। फिर विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो हमने देखा था 4120 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा से भाग लेते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि सबसे ज्यादा सदस्य किसके हैं? विधानसभा के। और जो संसद है इसके सदस्य कितने हो गए? 776। तो ज्यादा सदस्य किसके हो गए? विधानसभा के। तो कहने का मतलब जिस तरफ विधानसभा वाले जाएंगे ज्यादा वोट होंगे वो जीतेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि विधानसभा और जो सांसद है उनकी मत मूल्य को क्या किया गया है? बराबर किया गया है। अब किस आधार पर इनका मत मूल्य निकाला जाता है? तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि कौन सी प्रणाली हमने देखी, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रतिनिधित्व की मत प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अब अपन चर्चा करते हैं विधायक का मत मूल्य। विधायक का मत मूल्य, एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकालते हैं? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य के निर्वाचित विधायक गुणा 1/1000। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, भाग 1000। यानी एक विधायक का मत मूल्य निकालने के लिए राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य के निर्वाचित विधायक गुणा 1/1000। जैसे मान लो किसी की जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, मान लेते हैं हम कि 1 लाख है, ठीक है दोस्तों। अब इसकी जो निर्वाचित विधायक है ये मान लेते हैं कि मान लो 100 है, ठीक है। कितने हैं? 100 विधायक हैं। तो इस तरह से एक विधायक का मत मूल्य आ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य के निर्वाचित विधायक भाग 1/1000 या 1 गुणा 1/1000, इस तरह से एक विधायक का मत मूल्य निकाला जाता है। तो दोस्तों अब अपन चर्चा करें कि एक विधायक का मत मूल्य अपन देखें तो इस आधार पर एक विधायक का मत मूल्य निकाला जाता है। फिर बात करते हैं एक सांसद का मत मूल्य, कि सांसद का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है। तो सांसद का मत मूल्य जैसे समस्त विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, समस्त विधानसभा के क्या निर्वाचित सदस्य बटा संसद के कुल निर्वाचित सदस्य, संसद के कुल निर्वाचित सदस्य के आधार पर इनका क्या निकाला जाता है? एक सांसद का मत मूल्य निकाला जाता है, जो कितना आता है? लगभग 729 आता है। कितना आता है? 729 आता है। अगर अपन चर्चा करें कि एक जो सांसद है इसका मत मूल्य 729 आता है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे मान लो लगभग समस्त जो विधानसभा है उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या होती है 4120 सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। अब इनका जो मत मूल्य अपन निकाल रहे हैं तो सांसद कुल कितने हैं? 776। अब इनका जो मत मूल्य होगा उसके आधार पर जैसे हम सांसदों को निर्वाचित सदस्य और भाग दे देंगे कुल सांसद के निर्वाचित सदस्यों से, यानी विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों में कुल सांसदों का भाग देंगे तो एक सांसद का मत मूल्य आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और चुनाव में जो क्या होता है, इस चुनाव को इस प्रणाली के आधार पर, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। दूसरी इसमें एक कंडीशन आती है कि इसमें वरीयता क्रम क्या होता है? वरीयता क्रम यानी कि न्यूनतम कोटा, न्यूनतम
कोटा। अब न्यूनतम कोटा कैसे, जैसे न्यूनतम कोटा कैसे ज्ञात करते हैं कि कुल वेद मत बटा निर्वाचित होने वाले सदस्य, प्लस 1। ठीक है, यानी कि जैसे मान लो 50 सदस्य हैं भाग 1। ठीक है, यानी जिसको लगभग 1/, कुल मतों का 1/6 भाग मिलेगा तो वो क्या होता है, न्यूनतम कोटा होता है। ठीक है दोस्तों, अब न्यूनतम कोटा इसके लिए भी क्या होती है, एकल संक्रमणीय प्रणाली, जैसे वरीयता क्रम। जैसे मान लो 4 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, 4 कैंडिडेट क्या कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। अब जैसे मान लो किसी की सबसे ज्यादा वरीयता है कि वो जो बी नंबर है इसको राष्ट्रपति बनता हुआ देखना चाहते हैं, यानी सबसे ज्यादा लोग किसे, बी को। फिर दूसरी आती है, दूसरे नंबर पर किसको, ए को। तीसरे नंबर पर किसको, सी को। और चौथे नंबर पर किसको, डी को। तो इस तरह से वरीयता क्रम ध्यान रखा जाता है, यानी लगभग 50% वोट जब तक हासिल नहीं कर लेता तब तक मतगणना चलती रहती है। यानी पहली बार मतगणना हो गई, अगर इस स्थिति में बी ने 50% मत हासिल कर लिए तो यहीं पर क्या हो जाती है, विजेता हो जाता है। लेकिन जब तक 50% मत ग्रहण नहीं करता तब तक मतगणना चलती रहती है। तो पहली मतगणना होगी, फिर दूसरी मतगणना होगी, तो सबसे कम जो वोट होंगे जिसको प्राप्त होंगे उसको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि दूसरी मतगणना में निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति कौन है, वीवी गिरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात होगी। इसके अलावा अपन चर्चा करें, एक चीज होती है अप्रत्यक्ष रूप से, और इसमें एक गुप्त मतदान होती है। गुप्त मतदान की प्रक्रिया भी अपनाई जाती है कि अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, जिसमें जनता भाग नहीं लेती, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं, सांसद और विधायक। गुप्त मतदान का मतलब जैसे विधायक सांसद वोट करते हैं, लेकिन पता रहता है, जो सरकार होती है, सत्ता पक्ष होता है, उसको पता होता है, वो पहले नाम जिसकी सत्ता होती है उसका क्या बनता है, लगभग राष्ट्रपति उसी दल का बनता है। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली। और निर्वाचन जो प्रणाली है ये भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से ली गई थी। कहां से ली गई थी, आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली ली गई थी। ठीक है दोस्तों, अब अपन चर्चा करते हैं राष्ट्रपति की। जो अगला आर्टिकल आता है 56, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना होता है, 5 वर्ष होता है। कई बार एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, चुनावों से 5 वर्ष तक, शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक। तो दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव जो कार्यकाल होता है वो शपथ से, जब वो शपथ ग्रहण करता है उससे लेकर 5 वर्ष तक क्या बना रहता है, वो राष्ट्रपति बना रहता है। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई कार्यकाल की। अगर राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के बीच में त्याग पत्र दे तो वह उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर अपने पद से क्या हो सकता है, मुक्त हो सकता है। शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। अगर किसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो उपराष्ट्रपति को अपना पद त्याग पत्र देगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन चर्चा करते हैं, अगला आर्टिकल आता है 57, पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन एक ऐसी विशेषता भारतीय संविधान में डाली गई जो अन्य संविधान से अलग भारतीय संविधान को बनाया जाता है कि भारतीय संविधान में पुनर्निर्वाचन, एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, ऐसी व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। ठीक है दोस्तों,
अब अपन चर्चा करते हैं अगले आर्टिकल की 658 यानी योग्यता। अब योग्यता राष्ट्रपति की क्या क्या होती है? तो सबसे पहली योग्यता होती है भारत का नागरिक, भारत का नागरिक हो। दूसरी, न्यूनतम आयु 35 वर्ष। तीसरी योग्यता क्या हो? लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम योग्यता रखता हो, यानी भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने की क्या होनी चाहिए? उसके पास योग्यता होनी चाहिए। चौथी जो योग्यता है, पागल दिवालिया न हो, पागल दिवालिया न हो, ऐसी योग्यता राष्ट्रपति के पास होनी चाहिए। अब ऐसी स्थिति में अगर ऐसी योग्यता तो सभी व्यक्ति पूरी करते हैं, क्योंकि भारत में ऐसी योग्यता वाली तो मिल जाएंगी, भारत का नागरिक भी मिलेगा, न्यूनतम आयु 35 वर्ष भी मिलेगी, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता वो रखता ही है, पागल दिवालिया, तो ऐसी योग्यता मिल जाएगी। लेकिन इसमें एक प्रावधान किया गया है कि इसके लिए राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम प्रस्तावक और अनुमोदक। तो प्रस्तावक यानी जो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, कहने का मतलब 100 सांसद या विधायक इसके पक्ष में हो तो वही क्या बन सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है। तो यहाँ पर जो ये योग्यता होती है वो क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। कहने का मतलब हर व्यक्ति नहीं बन सकता, क्योंकि जो दलीय स्थिति में होगा, जो किसी दल से संबंधित होगा, वही व्यक्ति 50 प्रस्तावकों की व्यवस्था करेगा और 50 अनुमोदकों की व्यवस्था करेगा। 100 व्यक्ति होंगे तभी क्या करेगा? वो अपना नॉमिनेशन फ्लिप कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, यानी राष्ट्रपति के लिए कितने प्रस्तावक चाहिए? 50। अनुमोदक कितने चाहिए? 50। इसके अलावा एक कंडीशन और डाली गई, जमानत राशि कितनी है? 15,000 रुपए। कितनी है? 15,000 रुपए। और ये 15,000 रुपए आरबीआई या सरकारी जो इनकम होती है सरकार के पास जमा करानी होती है। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी उम्मीदवार के द्वारा न्यूनतम 1/6 वोटिंग, यानी कुल मतों का 1/6 वोट प्राप्त नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में इसकी जो जमानत राशि वो क्या हो जाती है? जब्त हो जाती है। अगर उम्मीदवार 1/6 वोट प्राप्त कर लेता है तो उसकी जमानत राशि उसे वापस दे दी जाती है। तो दोस्तों, ये थी राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित। अब अपन बात करते हैं राष्ट्रपति की योग्यता के अलावा राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या शर्तें होती है। तो आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति क्या है? शर्तें हैं। ठीक है दोस्तों, शर्तें क्या है? पहली शर्त है संसद का सदस्य न हो। संसद का सदस्य न, जो संसद होती है लोकसभा या राज्यसभा, इसका सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा लाभकारी पद पर न हो, यानी कोई सरकारी नौकरी न हो। एक व्यक्ति 2 पद धारण नहीं कर सकता, यानी लाभकारी पद पर न हो, सरकारी नौकरी पर न हो। तो ये राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम शर्तें हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु की व्यवस्था की गई है, अधिकतम आयु की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जब तक जिए तब तक क्या बन सकता है राष्ट्रपति? कोई 100 साल जिए, चाहे 150 साल जिए,
लेकिन अधिकतम आयु की कोई व्यवस्था नहीं की गई। केवल किसकी व्यवस्था की गई? न्यूनतम आयु की व्यवस्था की गई। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई राष्ट्रपति की योग्यता व शर्तों की। अब अपन चर्चा करते हैं राष्ट्रपति की शपथ की। राष्ट्रपति की जो शपथ है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाएगी तो राष्ट्रपति कैसी शपथ लेगा? तो यह संविधान की रक्षा की शपथ लेगा, यानी मैं श्रद्धापूर्वक, यह ध्यान रखना, अभी फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति के शपथ से क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रपति की शपथ में क्या किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो मैं श्रद्धापूर्वक नाम बोलेगा, फिर श्रद्धापूर्वक भारतीय संविधान की रक्षा करता रहूंगा, ऐसे कुछ शपथ ली जाती है जो परफॉर्मा होता है। उसमें पहले रहते हैं मैं अपना नाम, उसके बाद श्रद्धापूर्वक ये शपथ लेता हूं, ऐसी कहा गया। तो राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अगर मुख्य न्यायाधीश न हो तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई शपथ की। अब अपन चर्चा करते हैं महाभियोग की, कि सबसे इंपॉर्टेंट है और लगभग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग का उल्लेख किया गया है, जबकि अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे चलता है? अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जाता है। कहां लाया जाता है? तो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। लेकिन महाभियोग लाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचित किया जाता है कि आपके खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में या तो राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देगा, अगर त्यागपत्र नहीं देगा तो लोकसभा या राज्यसभा, इन सदनों में, जैसे राज्यसभा में महाभियोग पारित होकर कहा जाता है लोकसभा में, और लोकसभा अगर उस विधेयक को पारित कर देती है महाभियोग को, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को फिर अपने पद से हटना पड़ता है। ये थी राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, अब इसके अलावा कुछ एक फैक्ट आते हैं, जैसे अगर राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र दे दे या मृत्यु हो जाए तो राष्ट्रपति की जगह कार्यवाहक कौन बनेगा? कौन काम करेगा? तो उपराष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकता है? तो अधिकतम 6 माह तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकता है। उसके बाद 6 माह के भीतर राष्ट्रपति के चुनाव करवाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। और अधिकतम कितने माह तक कर सकता है? 6 माह तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये बात थी राष्ट्रपति की, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगले वीडियो हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, कार्यपालिका संबंधी शक्ति, न्यायिक शक्ति, आपातकालीन शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद आप जितने भी ऑब्जेक्टिव लगाएंगे उनसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।